जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। दोस्तों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अपने फिजिक्स पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान को स्टार्ट किया था और फिजिक्स के अपने 9 से 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिजिक्स के अंदर आज अपने फिजिक्स का अंतिम लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। ये बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है फिजिक्स के अंदर और बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस चैप्टर्स के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। रेयर चांस है कि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अपने को ज्ञान हो। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है प्यारे बच्चों, हर एक परीक्षा के अंदर 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके अंदर अपने ज़्यादा लेंथ ही ना लेकर कुछ सीमित भाग करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण भाग होगा। ओके मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेता हूं। फिजिक्स के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इससे प्रीवियस अपने चैप्टर जो पढ़ा था वो पढ़ा था करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंतर्गत अपने 4 से 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। और इससे प्रीवियस अगर आप जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी आपकी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भेजी गई हैं, वो एक पूरा सिलेबस है, वो एक पूरा कोर्सेज करवाया गया है। प्रयास इसके अंदर यह रहा है कि जितना भी कंटेंट आपकी परीक्षा के अंदर आता है उससे 10 या 20% आपने ज़्यादा ही किया है, ताकि आप इस लेवल को अगर स्टडी के अंदर लेते हो, आप अगर इस लेवल से चीज़ों को कंप्लीट करते हो, अच्छे से अध्ययन के अंदर लाते हो, तो आपके परीक्षा के अंदर जो फिजिक्स से आने वाले प्रश्न है वो शायद ही यहाँ से आउट एक भी प्रश्न आए। ठीक है, इसी प्रकार आज वाला जो चैप्टर है इसको अपने आज प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, कुछ मूलभूत बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, इसके बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिजिक्स का एक छोटा सा बिंदु रहेगा जिसको अपने बोलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य है। उस तथ्यों के अंदर एक छोटी सी बात आपको मैं समझाऊंगा कि फिजिक्स का जो एक पार्ट होता है अलग से अगर पढ़ा जाए, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल फ्लड, ठीक है, तरलों के यांत्रिक गुण, इसके अंदर 2 से 3 बिंदु हैं, वो आपको लिखवा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब ये प्रश्न उठेगा दिमाग में कि फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद में सब्जेक्ट कौन सा प्रारंभ करेंगे। तो फिजिक्स जैसे ही अपना कंप्लीट होगा प्यारे बच्चों, तो अपने केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, रसायन विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आपके 6 से 7 चैप्टर आपके रसायन विज्ञान के हैं। रसायन विज्ञान को कंप्लीट करते ही अपने जीव विज्ञान, बायोलॉजी को प्रारंभ कर देंगे। आइए अपने आज का लेसन प्रारंभ करते हैं साथियों। और आज का जो टॉपिक है वो है नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आने लग रही होगी कि जैसे ही मैंने टॉपिक का नाम लिखा न्यूक्लियर फिजिक्स, तो यहां से एक बात सामने आई कि कहीं ना कहीं यहां नाभिक की बात की जा रही है, न्यूक्लियस की बात की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। ठीक है, अपने इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, आज इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे और बेसिक कंसेप्ट समझेंगे प्यारे बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर नाभिक का अध्ययन किया जाता है। और आपको इतनी बात तो पता ही होगी जनरली कि जो नाभिक होता है वो किसका भाग होता है, कहाँ पाया जाता है। तो वो किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर, किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर एटम का जो सेंटर का भाग होता है, इसी को नाभिक कहते हैं। यह चर्चा मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे से करवा दी थी। हालांकि यहां अपने एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये एक रसायन विज्ञान का टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पढ़ेंगे परमाणु संरचना। लेकिन यहां अपने सिर्फ जो अध्ययन करने लग रहे होंगे वो फिजिक्स एज ए भौतिकी के तौर पर नाभिक की चर्चा करेंगे कि नाभिक अपना स्टेबिलिटी कैसे प्रदान करता है, नाभिक अपना स्थायित्व कैसे रखता है, और नाभिक के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, द चेंजेस ऑफ न्यूक्लियर, जो नाभिक के अंदर परिवर्तन होते हैं स्वतः, उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपने किसके अंतर्गत, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत।
ओके, चलो इतनी बात समझ में आने लग रही होगी कि अपने को इसके अंदर पढ़ना किसके बारे में है, नाभिक के बारे में, नाभिक के स्थायित्व के बारे में पढ़ना है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ अपने को अध्ययन करना है नाभिक के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं। ठीक है, तो इसकी जो भौतिक घटनाएं हैं, फिजिकल इवेंट्स हैं, उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। नाभिक की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपको पता है कि ये जो एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, इस एटम का सेंटर पार्ट होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में सर मौजूद क्या होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो अवयव पाए जाते हैं, दो कण पाए जाते हैं, और ये दो कण आपस में मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए नाभिक को भी धन आवेशित कहा जाता है। नाभिक को क्या कहा जाता है, एक धन आवेशित भाग कहा जाता है एटम का। इतनी बात समझ में आई। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, आवेश पॉजिटिव होता है, धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके बारे में आप सभी को मालूम है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि जो नाभिक है इसके चारों ओर जो एटम के अंदर कक्षाएं पाई जाती हैं, यहाँ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, नकारात्मक चार्ज होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अगर अपने बात की जाए कि सर ये जो न्यूक्लियस है, ये नाभिक जो है, नाभिक है, इस नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन सर ये आपस में जुड़े क्यों होते हैं, किस प्रकार से आपस के अंदर ये स्थायित्व प्रदान करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, और इसी बल को कहते हैं प्यारे बच्चों नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय बल क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर, जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। क्या रखता है? बांधे रखता है, एक दूसरे को जोड़कर रखता है, संयोजित करके रखता है। ऐसा बल क्या कहलाता है? न्यूक्लियर बल या न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल कहलाता है। किसको जोड़ के रखता है? सर नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही आपस में किसका निर्माण करते हैं? सर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल आई। ओके, अब बात की जाती है, यहां एक शब्द का यूज होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, तो सर ये न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन जो होता है मेरे बच्चों, न्यूक्लियन जो होता है वो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसका संयुक्त नाम है ना। नाभिक और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए गए, इनका जो संयुक्त नाम जो होता है, इसी को न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में। अब बात करते हैं सर ये न्यूक्लियर जो फोर्स होता है, इसका नेचर कैसा होता है? सर प्रकृति की अगर बात की जाए, इतनी बात अपने को पता चल गई कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए तो ये नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, और जब ये बंधे रहते हैं तो नाभिक अपने आप इस स्थायित्व को प्रदान करता है, अर्थात वो अपने आप स्टेबल हो जाता है। ओके, स्थायी हो जाता है। अब अगर अपने बात करें इसकी नेचर की, किसके नेचर की? न्यूक्लियर फोर्स के नेचर की, इसकी प्रकृति की बात की जाए, तो सबसे पहली बात, पहला बिंदु कि सर जो नाभिकीय बल है, इसकी अगर प्रास की बात की जाए तो यह लघु प्रासी होता है। लघु प्रासी बल है। सर इसका मतलब क्या हो गया? लघु प्रासी का मतलब होता है, लघु का मतलब बहुत ही कम, न्यूनतम, छोटा, नगण्य। प्रास का मतलब होता है किसी दो कणों के बीच की दूरी, रेंज, प्रास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य ये फोर्स लगता है। ठीक है, और ये जो फोर्स लगता है ये बहुत ही
कम दूरी पर लगता है, बहुत ही नगण्य दूरी पर होता है, इसीलिए इसको लघु प्रासीय बल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम दूरी। देखिए कैसे, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है, नाभिक छोटा तो इसके अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये आपस में बंधे रहते हैं। बंधे कब रहते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं सर, इस प्रकार से। अब बीच की दूरी बहुत कम होगी, क्यों होगी? क्योंकि बीच में इसके फोर्स लग रहा है जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बांध के रख रखा है इस फोर्स ने, ठीक है, इस बल ने। इसीलिए जब बांध के रख रखा है तो ये बहुत पास पास में बंधे होंगे, और जब कोई चीज आपस में ऐसे बंधी होती है, पास में होती है, तो उनके बीच में दूरी नहीं होती है, नगण्य होती है, ठीक है। अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए कि जितना ये सूक्ष्म है, इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनके बीच की दूरी बहुत ही नगण्य होती है, बहुत ही लघु होती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक लघु प्रासीय बल है, बहुत ही न्यूनतम दूरी पर यह फोर्स वर्क करता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। दूसरा तथ्य यह है कि नाभिक पर ये जो कार्य करता है, अगर बात की जाए नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की, तो 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर की दूरी से अगर ज़्यादा दूरी हो जाए ना बीच की, इनके बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाए ना, तो ये बल वर्क करना बंद कर देगा। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, नाभिक से बाहर हो जाएंगे, नाभिक टूट जाएगा और अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये जो फोर्स लगता है वो 10 की घात -15 मीटर की बीच की दूरी पर वर्क करता है। अब 10 की पावर -15 मीटर, इसका मतलब हो गया बहुत ही न्यूनतम दूरी है, माइनस के अंदर है, माइनस का मतलब बहुत ही न्यूनतम दूरी है, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई क्या? दूसरी बात, दूसरी प्रकृति, दूसरा इसका जो नेचर है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की, वो क्या है सर? न्यूक्लियर फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है मेरे बच्चों कि यह जो बल है, कौन सा बल? नाभिकीय बल। यह जो बल है वो क्या करता है? बहुत ही शक्तिशाली होता है, ठीक है, अत्यंत पावरफुल, क्योंकि ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य लग रहा है, और न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य जो फोर्स वर्क कर रहा है ये अत्यंत शक्तिशाली होगा, अर्थात बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे अपने चर्चा करेंगे जब अपने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जब अपने अध्ययन करेंगे, तो वहाँ आपको बताऊँगा कि यह शक्तिशाली क्यों होता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, बिल्कुल। एक बात और कही जाती है कि यह जो फोर्स होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता, चार्ज पर निर्भर नहीं करता। हालांकि अपने को इतना पता है कि जो प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन अर्थात प्रोटॉन पर तो आवेश जो है वो धनात्मक है, लेकिन ये फिर भी इस पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, इसका काम तो बांध के रखना है, ठीक है। इससे चाहे उस पर चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका काम तो ये है कि ये अट्रैक्ट पावर के द्वारा दोनों को संयोजित रखता है नाभिक के अंदर, जिसकी वजह से नाभिक स्टेबल रहता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई सर। ये कुछ बातें नोट कर लीजिए। नाभिकीय बल के बारे में पढ़ा, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बारे में पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, और न्यूक्लियर जो फोर्स है ये कैसे इनके मध्य लगता है, ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या है इसके बारे में पढ़ा। ये बातें सारी की सारी नोट कर लीजिए, ओके। नोट कर लीजिए सारी की सारी बातें। हाँ जी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर भाग जो है, अब देख लीजिए। अब आपको इतनी बात पता चल गई कि जो नाभिक जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, बिल्कुल बना होता है। अब जब नाभिक बनता है तो कौन बनाता है भाई? सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपस में मिलकर है वो एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। सर बिल्कुल करते हैं, एक नाभिक का निर्माण करते हैं। जब ये नाभिक बनाते हैं तो बनाते समय अर्थात जब आपस में जुड़ते हैं या नाभिक बनाते हैं तो बनाते समय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो नाभिक की ऐसी जो ऊर्जा होती है इसको कहते हैं इसकी बंधन ऊर्जा। यहां से प्रश्न बहुत बार बनने का चांस होता है।
बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग का मतलब तो पता चल गया, ठीक है, कि एक दूसरे को संयोजित करना, बांध के रखना। अब आपको मैंने बताया कि दोस्तों जो न्यूक्लियस बनता है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संयोजित होने से बनता है, दोनों के मिलने से बनता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल, इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस बंधन ऊर्जा की जो समीकरण है आइंस्टाइन ने दी थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको समझाने का प्रयास किया एक सूत्र के माध्यम से, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। हालांकि इस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपने वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर किया था, मैंने बताया था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, ये वही इक्वेशन है, वही समीकरण है। यह समीकरण क्या कहती है, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? कोई भी m मास की बॉडी है, कोई भी m द्रव्यमान की कोई बॉडी है, m मास की बॉडी है, या जिसका द्रव्यमान है कोई ना कोई कण, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। अर्थात वो द्रव्यमान जब किसी दूसरे द्रव्यमान से जुड़ता है तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अर्थात मोस, यहाँ जो द्रव्यमान है ये कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, और ये किसका निर्माण करेगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। इससे रिलेटेड आपने एक सिद्धांत भी पढ़ा होगा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का मतलब क्या होगा, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहां से अगर इसकी बात की जाए, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस था, नाभिक। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक, न्यूक्लियस N। इस नाभिक का द्रव्यमान है 1 ग्राम ले लो, 1 kg मान लो, कुछ भी ले लो, 1 इसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो 1 kg द्रव्यमान का कोई नाभिक है, और इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आपस में जब जुड़ेंगे तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, कितनी ऊर्जा बनाएंगे, अर्थात कितनी बंधन ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तो यहां वैल्यू रख ली डेल्टा M का मतलब मास की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहां 1 रख दूं, मल्टीप्लाई। C क्या होता है? C होती है प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड। कितनी होती है सर निर्वात के अंदर? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है सर। बिल्कुल होती है, तो वैल्यू रख दो। 3 × 10 की पावर 8, स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। 3 की स्क्वायर, 9 × 10 की पावर 8 की स्क्वायर, 16। ठीक है, तो 9 × 10 की पावर 16, ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई? एनर्जी की आ गई। तो इसका मतलब समझ गए क्या? इसका मतलब ये हो गया, अब ये ऊर्जा है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मापी जाती है वास्तव में। ठीक है, जो बंधन ऊर्जा होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मापी जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो 1 kg का आपने न्यूक्लियस लिया था, नाभिक लिया था, इस नाभिक की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 9 गुना 10 की घात 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर नाभिक 2 kg का होता, इसका मास m की वैल्यू 2 होती, तो मास की वैल्यू यहाँ 2 रख देते, तो इसकी डेल्टा E एनर्जी आ जाती। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई सर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने उसकी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, ऊर्जा को माप सकते हैं। अगर बात की जाए बंधन ऊर्जा की, अगर अपने और इसको सिंपल भाषा के अंदर पढ़े, तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, वो नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, बंधन ऊर्जा अधिक होने का मतलब क्या है? बंधन ऊर्जा अधिक होने का मतलब ये है, यहाँ अगर समझाऊं थोड़ा सा आपको डिटेल में, ध्यान देना, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा अधिक होगी। बंधन ऊर्जा अधिक होने का मतलब क्या? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आपस में ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं, अर्थात ऊर्जा उसको अधिक देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। अगर किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसका स्थायित्व बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा वो न्यूक्लियस।
और ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है कि अगर इस नाभिक में से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अलग करना है, ठीक है, तो उसको एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। अब बात करते हैं नाभिक के आकार की। सर ये नाभिक का आकार, और यहाँ से एक छोटा सा यूनिट पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर, मात्रक। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि नाभिक का आकार कैसे अपने माप सकते हैं। किसी भी नाभिक का आकार अगर देखा जाए, ठीक है, नाभिक का आकार देखा जाए तो अपने इसको नाभिक के आकार को किस प्रकार से माप सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नाभिक के आकार की अगर बात की जाए, साइज की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जो नाभिक का आयतन है, पूरे नाभिक का जो आयतन है, आयतन का मतलब उसका वॉल्यूम, ठीक है। आयतन, मान लीजिए कोई एक बॉल है, बॉल वो अंदर से खोखली है, बॉल है, ऊपर से आपने छेद किया और उसके अंदर पानी भर दिया और वो पानी पूरा भरा गया, अर्थात उस बॉल की चार दीवारी, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाली सतह, उस पानी ने पूरे की पूरी बॉल की सतह को, अर्थात उसकी बाउंड्री को घेर लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि उस बॉल का आयतन, ठीक है, मतलब उस पानी के समक्ष उसका आयतन। तो आयतन किसी भी वस्तु का क्या होता है, जो मटेरियल उस वस्तु के अंदर डाला जाता है वो उसका आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों। या ये कह सकते हैं जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होगा, ठीक है, बिल्कुल। वैसे ही नाभिक का अगर आकार की बात की जाए तो ये कहता है कि जो नाभिक का आयतन है, नाभिक का आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, किसके समानुपाती होता है, न्यूक्लियनों की संख्या के, न्यूक्लियनों की संख्या के। अब सर ये न्यूक्लियन क्या होता है, मैंने अभी बताया था, न्यूक्लियन मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन की संख्या के समानुपाती होता है क्या, नाभिक का आयतन। न्यूक्लियन की संख्या का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो इसके अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं इनकी द्रव्यमान संख्या, यानी कि किसी भी एलिमेंट की द्रव्यमान संख्या, उसका मास नंबर। अब सर ये मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। चलो यहाँ देखिए मास नंबर के बारे में। जैसे मान लीजिए आप लिखते कैसे हो किसी भी तत्व की प्रॉपर्टीज़ को, 2 हीलियम 4, जैसे कि मैं लिख दूँ 92 यूरेनियम 235। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो इसका परमाणु क्रमांक है कि इसका एटम कितने नंबर पर आता है आवर्त सारणी के अंदर। तो ये इसका जो एटम है वो 2 नंबर पर आता है। 2 हीलियम 4 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ 2 नंबर पर इसका एटम आता है। 4 का मतलब क्या हो गया, 4 होता है इस हीलियम अर्थात इस एलिमेंट का मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हो गया कि इस एटम का द्रव्यमान। और किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान है वो कैसे मापा जाता है, उसके नाभिक के द्रव्यमान से, ठीक है ना, उसके न्यूक्लियस के मास से। अर्थात ये जो 4 है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? सर बिल्कुल आई। तो आयतन, नाभिक क्या होता है, एक गोला होता है इस प्रकार से, गोला, ठीक है ना। अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यूक्लियनों की संख्या। मैंने मान ली न्यूक्लियनों की संख्या, कोई भी मान लो, सिंबल मान लिया मैंने ए, और 4/3 पाई, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो वैल्यू अपने यहाँ पुट करनी ही नहीं है। अपने को रेडियस से मतलब है, त्रिज्या से, क्योंकि त्रिज्या पता चल गई किसी भी गोले की या किसी भी सर्किल की। जब अपने पास रेडियस होगी तो अपने उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। वैसे इसका अपने को रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रेडियस आ गई आर की क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, ये अपने पास पावर 3 है, इसको इधर भेजेंगे तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस वाले मटेरियल को यहाँ देख लो। अब समानुपाती का चिन्ह है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक नियतांक आएगा R0, a की पावर 1/3। अब ये समझाने का सर पर्पज क्या है, ये R होता है इसकी त्रिज्या, किसकी सर, नाभिक की त्रिज्या,
ठीक है। इस R0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, कांस्टेंट है। ए है न्यूक्लियनों की संख्या, अर्थात नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या या इसका द्रव्यमान संख्या, इसका मास नंबर, ठीक है। इसकी पावर 1/3 किसके इक्वल होगी? इस पूरे नाभिक के साइज के इक्वल होगी, नाभिक के आकार के इक्वल होगी। इसीलिए नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए एक मात्रक दिया गया फर्मी। तो 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, नोट कर लेना, ठीक है। यही पूरा फर्मी समझाने के लिए मैंने इतना आपको मैकेनिज्म करवाया, ठीक है ना। तो फर्मी क्या होता है, यहां लिख देता हूं कि 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। और फर्मी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फर्मी का मतलब होता है किसी भी नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए एक मात्रक, ठीक है, एक मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया गया फर्मी, ठीक है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई सर। तो ये तो था न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक पार्ट, कंसेप्ट। नाभिक के बारे में पढ़ा, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों के बारे में पढ़ा, ये कण किसके द्वारा बंधे रहते हैं, नाभिकीय बल के द्वारा। नाभिकीय बल क्या होता है, क्या वर्क करता है, नाभिकीय बल की प्रकृति क्या होती है, इसकी नेचर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में अपने स्टडी किया, अध्ययन किया। और साथ ही साथ अपने बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि जब नाभिक बनता है तो किस प्रकार की ऊर्जा को रिलीज करता है, वो बंधन ऊर्जा होती है वो किसके इक्वल होती है, इसकी समीकरण के बारे में पढ़ा अपने, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, और नाभिक के आकार या साइज के बारे में पढ़ा, ये सारी की सारी बातें आज अपने लेक्चर के अंदर की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं भी समझ में आया वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार 3 बार, कितने भी बार इसको देख सकते हैं। फिर भी किसी प्रश्न के अंदर डाउट है, कोई टर्म समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट भेज सकते हैं। आपका सोल्यूशन आपको तुरंत नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। अभी अपनी फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है, इसका एक लास्ट चैप्टर बच चुका है, अपने तुरंत रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी का, अर्थात परीक्षा से पहले पहले आशा करता हूँ कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल इसके अंदर आगे जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेडियो सक्रियता, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, फिजन और फ्यूजन के बारे में। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा परमाणु बम के बारे में, वो किसका उदाहरण है, किस प्रकार से वो वर्क करता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें अपने कल वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।